नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और राजस्थान की इतिहास, कला और संस्कृति यानी राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के इस बड़े इंटरेस्टिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है कछवाहा वंश। भाई इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज में से एक कछवाहा वंश के ऊपर आज चर्चा करेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चंस किससे बनते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट राजा हैं उनके कार्यकाल यानी उनके राज्यकाल के दौरान जो चीजें हुई, कोई कैपिटल चेंज हुई, कोई इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ, इन सभी के बारे में चर्चा करते हुए अपन कर लेते हैं भैया क्या, कछवाहा वंश के बारे में स्टार्ट। तो सबसे पहले कछवाहा वंश के बारे में जो बेसिक परिचय होना चाहिए वो पता कर लेते हैं। कछवाहा वंश के बारे में कहा जाता है कि ये जो है अपने आप को कुश के वंशज यानी भगवान राम के बेटे कुश के वंशज के तौर पर अपने आप को देखते हैं। इनकी अगर पूछ लिया जाए कि कछवाहा वंश की जो पूरा का पूरा क्षेत्राधिकार कौन सा रहा है, तो ढूंढाड़ वाला एरिया, जयपुर के आसपास का जो पूरा का पूरा एरिया जिसे हम ढूंढाड़ प्रदेश के तौर पे देखते हैं, तो ढूंढाड़ का पूरा एरिया इनके अंडर रहा। और अगर पूछ लिया जाए कि इनकी कुल देवी कौन है, तो जमवाय माता। तो अपन कछवाहा वंश के आदि पुरुष से और उनके बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। कछवाहा वंश के बारे में जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जानकारियां होनी चाहिए वो सबसे पहली चीज तो ये कि ये कुश के वंशज हैं, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर पूछ लिया जाए कि कछवाहा वंश के जो आदि पुरुष है वो कौन है, दूल्हे राय। दूल्हे राय, आपने ढोला और मारू की कहानी सुनी होगी, तो ये ढोला और मारू की कहानी इन्हीं दूल्हे राय से रिलेटेड है। दूल्हे राय जो थे वो थे एमपी के नरवर से, एमपी के नरवर से थे, राजस्थान के अंदर आते हैं और सबसे पहले जो है वो बड़ गुजरों को हराते हैं। बड़ गुजरों को हराकर दो चीजें करते हैं, एक तो कछवाहा शासन की स्थापना कर देते हैं और दूसरा जो है वो दौसा को अपनी राजधानी बना देते हैं। दौसा को अपनी राजधानी, प्रारंभिक राजधानी के तौर पर बना देते हैं। तो कछवाहा वंश के जो सबसे आदि पुरुष हैं उनकी बात कर रहे हैं, दूल्हे राय, जिनको अपन कह सकते हैं कि ढोला मारू की कहानी वाले दूल्हे राय। और साथ साथ में आते हैं नरवर से राजस्थान आते हैं, बड़ गुजरों को हराते हैं और दौसा के अंदर अपनी पहली राजधानी जो है वो एस्टेब्लिश कर देते हैं। क्लियर हो गई यहां तक बात? आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं कि ये जो कछवाहा वंश है इनकी हम देखेंगे कुल देवी कौन है, तो कुल देवी के तौर पर अपने को नाम याद रखना है जमवाय माता का। अगर हम बात करें कुल देवता की या फिर जो कछवाहा वंश है वो अपने आप को दीवान कहते हैं। किसके दीवान? गोविंद देव जी के दीवान। गोविंद देव जी के दीवान के तौर पर ही अपने आप को कहते हैं। जमवाय माता, कुल देवी और गोविंद देव जी के दीवान के तौर पर ही अपने आप को कहते हैं। कछवाहा वंश की 4 राजधानियां जो है ना वो हमें देखने को मिलती है। प्रारंभिक राजधानी दौसा, फिर उसके बाद ये जाते हैं जमवा माता, यहां हम बात करें रामगढ़ में ये जीतते हैं और रामगढ़ को अपनी दूसरी कैपिटल बनाते हैं और उसका नाम रख देते हैं जमवा रामगढ़। आज भी स्थित है जमवा रामगढ़। तो साथ साथ में इसके बाद हमें देखने को मिलता है 1207 में मीणाओं को हराकर जो है वो स्थापित कर लेते हैं आमेर को अपनी राजधानी। और फिर 1727 में हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से जयपुर के अंदर अपनी कैपिटल एस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो कहानियों के साथ में हम जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें एग्जाम क्लियर कराने के अंदर जो है वो मदद करेंगे, उन सभी के ऊपर चर्चा करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा की, जो कि है कोकिल देव। लेकिन अगर हम बात करें कछवाहा वंश के जो इंपॉर्टेंट राजा हैं दूल्हे राय के बाद, एक और राजा का हमें नाम याद रखना है जिनका नाम है पृथ्वीराज। पृथ्वीराज का नाम याद रखना है। इनके बारे में 2-3 पॉइंट इंफॉर्मेशन जो हमें याद रखनी है। एक तो इन्होंने महाराणा सांगा का जो साथ दिया था खानवा के युद्ध में साथ दिया था। दूसरा, इनके बेटे का नाम भी सांगा था और वो बसाते हैं सांगानेर। और तीसरी चीज ये है कि सामंती व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 12 कोटड़ी सिस्टम जो है उसकी स्थापना करते हैं। किसकी भैया? 12 कोटड़ी सिस्टम की स्थापना करते हैं। 12 कोटड़ी सिस्टम की स्थापना करते हैं। एक तो पहली चीज कि सांगा की हेल्प करी खानवा के युद्ध में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इनके बेटे जिनका नाम था सांगा वो बसाते हैं क्या, तो भैया अपने सांगानेर। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो अपने को याद रखनी है वो ये रखनी है कि 12 कोटड़ी सिस्टम या हम कहें 12 कोटड़ी व्यवस्था, सामंती व्यवस्था थी, उसको स्थापित करते हैं ये कौन? पृथ्वीराज। मतलब ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के तौर पे एस्टेब्लिश करने का योगदान किसको जाता है? पृथ्वीराज को। क्लियर हो गई बात? इसके बाद हम देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट राजा जिनका नाम है कोकिल देव। कोकिल देव से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपने को याद रखने हैं। पहला तो ये कि 1207 में ये मीणाओं को हराकर जो है शासक करते हैं और आमेर के अंदर हराने के बाद ये राजधानी का परिवर्तन कर देते हैं। कहां से? जमवा रामगढ़ से किस तरफ? आमेर। तो इसको बड़ी आसानी भाषा के अंदर समझो। देखो, पहली राजधानी कौन सी? तो दौसा, ठीक है भाई। दूसरी राजधानी कौन सी? तो रामगढ़ मांझी। साथ साथ में हम देखते हैं कि रामगढ़ जब ये बसाते हैं तो इनकी कुल देवी की स्थापना वहां पर होती है जमवाय माता, और जमवा माता से उसका नाम पड़ जाता है क्या?
जमवाय रामगढ़। ये जीत का जो प्रोत्साहन दिया था वो राजा को सपने में जमवा माता ने दिया था, इस वजह से जमवा रामगढ़ जो है उसका नाम पड़ जाता है। तीसरी राजधानी 1207 में कोकिल देव जो है वो मीणाओं को हराकर बनाते हैं आमेर। आमेर राजधानी बनाते हैं मीणाओं को हराकर। और चौथी और इंपॉर्टेंट चीज अपने को याद रखनी है कि 1727 में जय सिंह जो है वो बसाते हैं क्या भैया, जयपुर। जयपुर। तो ये कैपिटल को लेकर अगर कोई भी क्वेश्चन हो जाए तो अपना गलत नहीं होना चाहिए। दौसा, फिर रामगढ़, फिर उसके बाद आमेर और उसके बाद में जयपुर। क्लियर है? तो कोकिल देव से रिलेटेड दो फैक्ट्स, 1207 में आमेर की मीणाओं को हराया और वहां पर अपनी स्थापना करी, किसकी, राजधानी की, आमेर राजधानी की। आमेर राजधानी बहुत सालों तक चलती है और 1727 के अंदर है जयपुर के अंदर परिवर्तित हो जाती है। क्लियर हो गई बात? अब आप इस चीज को ऐसे कनेक्ट करो। हमने क्या देखा था कि भाई शुरुआत में जितनी भी राजधानियां थी वो सारी की सारी उसके अंदर देखते हैं कि वो ऐसी जगहों पर थी जहां पर एक सुदृढ़ किला हो, और किले जो होते थे सारे के सारे पहाड़ों पे होते थे। मुगलों के साथ संबंध जब अच्छे होने लगे तो हमने देखा कि किले जो हैं अब धीरे धीरे पैलेसेस यानी महल में बदलने लगे, और इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं जयपुर सिटी की स्थापना 1727 के अंदर। आगे बढ़ते हैं कोकिल देव से और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा की तरफ चलते हैं जो कि भारमल। तो भाई भारमल एकमात्र ऐसे राजा जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने मुगलों के साथ जो थे अपने संबंधों को स्थापित किया, और इन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध जो है वो स्थापित किए। तो भारमल से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपने याद रखने हैं। एक तो पहली चीज तो ये कि भारमल जो थे ऐसे पहले राजस्थानी राजा थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि भारमल एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने मुगलों के साथ जो थे वो वैवाहिक संबंध स्थापित करे। अब चलते हैं, अपन बात कर लेते हैं भारमल की। पहले जिन्होंने अधीनता स्वीकार करी अकबर की 1526 के बाद में। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने वैवाहिक संबंध बनाए अकबर के साथ। इनकी पुत्री का नाम था हरकाबाई। क्या नाम था? हरकाबाई। और हरकाबाई को जो है वो उपाधि दी गई थी मरियम उजमानी की, मुगलों द्वारा मरियम उजमानी की उपाधि दी गई थी हरकाबाई को। याद रखने वाली बात यह है कि इन दोनों का जो विवाह होता है वो कहां होता है भैया, सांभर के अंदर इनका विवाह होता है। साथ साथ में अगर हम बात करें अकबर और हरकाबाई से उत्पन्न जो पुत्र था उनका नाम था जहांगीर। जहांगीर का नाम तो सुना होगा, वो इन्हीं का ही बेटा था जहांगीर। हरकाबाई जिनकी उपाधि दी गई थी मरियम उजमानी। क्या दिया गया था भैया? मरियम उजमानी जो थी इनकी उपाधि दी गई थी। और कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड भारमल से, एक फैक्ट अपने को याद रखना है कि 1570 के नागौर दरबार के दौरान अकबर को लाने का श्रेय भी जो है वो पूरी तरीके से इन्हीं को जाता है। किसको जाता है भैया? भारमल को जाता है। भारमल को जाता है। भारमल को जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये भारमल जो थे ये ऐसे पहले थे जिन्हें 5000 की मनसबदारी मिली गई थी। 5000 की मनसबदारी भारमल को मिली गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा जो कि अपने भगवंत दास। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा जो कि अपने भगवंत दास। भगवंत दास के बारे में चर्चा करते हैं। भाई अपन बात करें, आपने दादू दयाल का नाम सुना था, तो दादू दयाल को अकबर से मिलवाने वाले व्यक्ति कौन थे? भगवंत दास। कोई उपाधि दी गई तो अमीर उल उमरा की उपाधि इन भगवंत दास को दी गई थी। भगवंत दास से रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट्स देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट कि इन्होंने मिर्जा विद्रोह का दमन किया सरनाल के युद्ध के अंदर। दूसरा इंपॉर्टेंट, जिस तरीके से भारमल ने पहली बार वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे उसी तरीके से भगवंत दास जो है वो भी पहली बार जो है वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। किसके साथ? इनकी बेटी का नाम था मानबाई और इनकी शादी किससे होती है? जहांगीर से, जिन्हें जहांगीर ने जो है मानबाई को शाह ए बेगम की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? शाह ए बेगम की जो है वो उपाधि दी थी। चित्तौड़ के अधिकार के दौरान भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान था। जहांगीर और साथ साथ में मानबाई का जो पुत्र था उसका नाम था खुसरो। तो हम बात कर रहे हैं भैया मान सिंह की। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद कर रहे हैं मान सिंह की। तो मान सिंह के बारे में सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फैक्ट कि पहले मनसबदारी कितनी की थी? तो 5000 की मनसबदारी थी। अब मनसबदारी कितनी हो गई? तो 7000 की मनसबदारी इन्हीं के समय पर बढ़ी थी। तो पहला फैक्ट तो अपने याद रख लेना है कि मनसबदारी के कंटेक्स्ट में हमें याद रखना है कि 5000 की मनसबदारी से अब मनसबदारी बढ़ चुकी थी इनके समय पर 7000 की मनसबदारी। मान सिंह को अकबर ने एक उपाधि दी थी और वो उपाधि थी फरजंद। फरजंद की उपाधि अकबर ने दी थी। मान सिंह के दरबारी कवि की अगर बात करें तो इनके दरबारी कवि का नाम था पुंडरीक विट्ठल। क्या नाम था भैया? पुंडरीक विट्ठल। पुंडरीक विट्ठल बड़े इंपॉर्टेंट दरबारी कवि थे और इन्होंने कई सारी जो है इंपॉर्टेंट रचनाएं करी। कौन कौन सी रचनाएं? इन्होंने रचनाएं की राग मंजरी, साथ साथ में राग माला और राग चंद्रोदय। राग चंद्रोदय जो है इनकी 3 इंपॉर्टेंट रचनाओं में से एक थी। एक और रचना थी नरपत विरनय नाम की जो रचना थी वो भी इन्हीं की थी। कौन सी भैया? नरपत विरनय। क्लियर हो गई बात?
मान सिंह को उनके कौशल के लिए जो है वो 3 जगह का सूबेदार बनाया गया। कौन कौन सी थी वो जगह? एक तो बंगाल का, एक बिहार का और एक काबुल का सूबेदारी का जो पूरा का पूरा खिताब है वो किसको दिया जाता है? मान सिंह को जो है वो दिया जाता है। आगे बढ़े मान सिंह से, और मान सिंह के आगे बढ़ते हुए चलते हैं और बात कर लेते हैं अपन नगर स्थापना की, कि भाई मान सिंह ने कौन कौन से नगरों की स्थापना करी। एक तो इन्होंने स्थापना करी मानपुर की जो कि आपके बिहार में स्थापित है, और दूसरे इंपॉर्टेंट नगर की अगर बात की जाए तो वो नगर है आपका अकबर नगर जो कि आपके स्थित है बंगाल में। तो नगर स्थापना की बात की जाए, मान सिंह को श्रेय देना है कौन से 2 नगरों की? एक तो आपके अकबर नगर और दूसरा आपके मानपुरा है बिहार में, और अकबर नगर कहाँ है? तो भैया याद करके बता दो बढ़िया से, बंगाल के अंदर जो है वो अकबर नगर स्थापित किया। किसने किया? मान सिंह ने किया। और इंपॉर्टेंट बात कि मान सिंह का राज्याभिषेक होता है 1590 में। ईयर के तौर पे एक अपने को याद रखना है। स्थापत्य कला के तौर पर अगर हम देखें तो मान सिंह ने जो है वो मंदिर निर्माण कराया शिला माता का। शिला माता कहां पर स्थित है? आमेर के अंदर स्थित है। और कौन सा मंदिर? तो अपने एक मंदिर याद रखना है, जगत शिरोमणि मंदिर। कौन सा मंदिर? जगत शिरोमणि मंदिर। तीसरा मंदिर की बात करें तो राधा गोविंद मंदिर जो कि आपके वृंदावन में है, वो भी किसने बनाया? तो मान सिंह ने बनाया। उपाधि क्या दी थी? फरजंद की उपाधि दी थी। किसने दी थी? तो भाई अकबर ने दी थी। अगर हम बात करें कि इनके दौरान कोई और इंपॉर्टेंट किताब लिखी गई तो अपने को याद रखना है मुरारी दान ने लिखी थी मान प्रकाश। मुरारी दान ने लिखी थी मान प्रकाश। कौन सी किताब है भैया? मान प्रकाश। और इनका जो पहला वॉर एक्सपेडिशन था वो किसके खिलाफ था? तो भैया सुरजन हाड़ा के खिलाफ। सुरजन हाड़ा के खिलाफ जो था इनका वॉर एक्सपेडिशन था। पूरी की पूरी बात हो गई आपके मान सिंह से रिलेटेड। मान सिंह की सारी चर्चाएं करते हुए आगे बढ़ते हैं अपन और चलते हैं भाई सवाई जयसिंह की तरफ। मिर्जा राजा जयसिंह के बाद अब अपन बात कर लेते हैं सवाई जयसिंह की। तो सवाई जयसिंह से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये कि ये ऐसे राजा थे जिन्होंने सर्वाधिक मुगल शासकों का शासनकाल देखा। ये ऐसे राजा थे जिन्हें हम देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ कराया। ये राजा सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ में हम देखते हैं कि भाई युद्ध, सामाजिक व्यवस्था तो सामंती व्यवस्था, सारे के सारे मिर्जा राजा जयसिंह के बाद अब अपन बात कर लेते हैं सवाई जयसिंह की। सवाई जयसिंह से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जितने भी हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन सभी के ऊपर अपन चर्चा करते हुए चलते हैं। अगर मैं कहूं कि ऐसे राजा जो एक साइंटिफिक रूलर के तौर पे पहचाने गए, ऐसे राजा जिन्होंने पूरे के पूरे 5 से भी ज्यादा मुगल शासकों का शासनकाल देखा, तो हम बात कर रहे हैं भाई सवाई जयसिंह की। सवाई जयसिंह से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है कि भाई इन्होंने मैक्सिमम मुगल राजाओं का शासनकाल देखा। क्वेश्चन कैसे आएगा कंफ्यूज करने के लिए कि भाई ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने 3 मुगल शासकों का शासनकाल देखा? तो अपने को याद कर लेना भाई मिर्जा राजा जयसिंह। और ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने मैक्सिमम मुगल राजाओं का शासनकाल देखा? तो अपने याद कर लेना है क्या? सवाई जयसिंह। क्लियर हो गई बात? अब आगे बढ़ते हैं अपन सवाई जयसिंह से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ। सवाई जयसिंह एक ऐसे राजा हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया। तो सबसे पहले तो समझो अश्वमेध यज्ञ है क्या। अश्वमेध यज्ञ ऐसा यज्ञ होता था जिसके अंदर राजा जो थे वो अपने घोड़े को खुला छोड़ देते थे, और घोड़ा जिस भी टेरिटरी के अंदर जाता था वो पूरा का पूरा क्षेत्र जो था वो राजा के अंतर्गत आ जाता था। और अगर उस घोड़े को कोई रोकता तो राजा उसके खिलाफ युद्ध करता था और युद्ध में उस टेरिटरी को जीत लेता था। तो इस वजह से अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। तो अपन बात कर लेते हैं सवाई जयसिंह से रिलेटेड सबसे पहले और इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ कि ऐसे राजा जिन्होंने सर्वाधिक मुगल शासकों का कार्य देखा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, सवाई जयसिंह के समय हमें देखने को मिलता है धौलपुर समझौता। और ये धौलपुर समझौता किन किन के बीच में था? तो भैया पेशवा बालाजी राव के साथ में। पेशवा बालाजी राव के साथ जी राव के साथ। और कोई समझौता ऐसा जो सवाई जयसिंह से रिलेटेड था तो अपने को याद करना है देबारी समझौता। देबारी समझौता, देबारी समझौता हमें देखने को मिलता है किसके साथ? तो भैया हमारे सवाई जयसिंह के साथ। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट नहीं है घबराने का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन सवाई जयसिंह से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी? तो अपने औरंगजेब ने दी। और ये करवाते हैं एक अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित कौन है? तो पुंडरीक रत्नाकर का नाम याद रखना है। अश्वमेध यज्ञ क्या है तो वो तो हम पूरी तरीके से समझ ही चुके हैं। मुगल उत्तराधिकार के दौरान जो है ये आजम खान का पक्ष लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि मुअज्जम जो कि बहादुर शाह था वो आमेर का नाम, इनसे नाराज होकर आमेर का नाम बदल देता है क्या? मोमिनाबाद या फिर इस्लामाबाद इसका नाम रख देता है। तो ये तो सारी की सारी युद्ध से रिलेटेड इंपॉर्टेंट समझौते से रिलेटेड सवाई जयसिंह की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि सवाई जयसिंह को हम क्यों एक स्थापत्य कला के राजा के तौर पे, क्यों एक साइंटिफिक राजा के तौर पर देखते हैं।
तो सबसे पहले तो इन्होंने एक बढ़िया सा नगर बसाया और उस नगर का नाम है क्या? जयपुर। क्या नाम है भैया? जयपुर। तो इन्होंने स्थापना कराई जयपुर की। कब करवाई? तो 1727 में करवाई। और इनके वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। इसके वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य का नाम अपने को जयपुर के वास्तुकार के तौर पे याद रखना है। जयपुर से रिलेटेड और दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने ये कि जो जयपुर है उसको सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहा है। क्या कहा है भाई? सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहा है। क्या कहा है? आइलैंड ऑफ ग्लोरी। आइलैंड ऑफ ग्लोरी जो है वो कहा है, आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहा है। और एक और व्यक्ति का नाम अपन जयपुर स्थापत्य से हिसाब से देखें तो जेवियर डी सिल्वा। जेवियर डी सिल्वा का नाम भी अपने यहां पर याद रखना है। जेवियर डी सिल्वा का नाम भी अपने याद रखना है। सिटी का निर्माण हो गया, और किन चीजों का निर्माण कराया उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। और इन्होंने निर्माण कराया भैया नाहरगढ़ का, जो कि आपके सुदर्शनगढ़ के नाम से पहले फेमस था। इसके अलावा हम देखते हैं कि जैल महल जो कि आपके स्थित है मानसागर झील में, और साथ साथ में सिटी पैलेस का निर्माण इन्होंने करवाया जयपुर के डेवलपमेंट के साथ साथ ही। और साथ साथ में अगर हम बात करें मंदिरों के तौर पे क्या डेवलप किया, तो गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो कि गोविंद देव जी का मंदिर है, स्थित कहां पर है? तो भैया अपने जयपुर में स्थित है। और साथ साथ में जंतर मंतर जो कि एक सोलर ऑब्जर्वेटरी या एक वैधशाला है, एक इंपॉर्टेंट वैधशाला है। जंतर मंतर से रिलेटेड कई बार जो है ना एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाई हमारे सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर की स्थापना कहां कहां पर करी। भाई जयपुर का जंतर मंतर तो आपको पता है। इसके अलावा अगर हम देखें टोटल सौर ऑब्जर्वेटरी, हम कहें कि वैधशाला जो थी वो टोटल 5 थी। कौन कौन सी और कहां कहां पर, उनके नाम देखते चलो। पहली वैधशाला हमें देखने को मिलती है दिल्ली में, दूसरी वैधशाला हमें देखने को मिलती है जयपुर में, और अगर हम बात करें सबसे बड़ी वैधशाला की तो वो भी आपके जयपुर में स्थित है। सबसे बड़ी वैधशाला की तो आपके कहां पर स्थित है भैया? जयपुर में स्थित है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात करें, तीसरी और वैधशाला कहां पर है, तो अपने को याद रखना है उज्जैन। चौथी मथुरा, और पांचवी आपकी बनारस। ये पांचों वैधशालाएं जो हैं वो सवाई जयसिंह ने बनवाई। किसकी मदद से बनवाई? तो विद्याधर भट्टाचार्य की मदद से इन्होंने बनाई। क्लियर हो गई बात। अब सवाई जयसिंह के भी कुछ इंपॉर्टेंट दरबारी कवि रहे होंगे, तो उसको देख लेते हैं कौन कौन से दरबारी कवि थे। एक तो थे इनके दरबारी कवि पुंडरीक रत्नाकर, और एक थे पंडित जगन्नाथ। पुंडरीक रत्नाकर और पंडित जगन्नाथ। अगर मैं आपको बात बताऊं कि जितनी भी सौर वैधशालाएं थी, जितनी भी सोलर ऑब्जर्वेटरीज थी, इसके अंदर अलग अलग इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स थे। तो एक तो था सम्राट इंस्ट्रूमेंट जो सौर से चलता था, या हम कहें सोलर ऑब्जर्वेटरी या सोलर इंस्ट्रूमेंट के तौर पे जाना जाता था। एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट था राम इंस्ट्रूमेंट, जो कि एक तरीके का लूनार इंस्ट्रूमेंट था, या चंद्रमा की रोशनी से वो रिलेटेड था। तीसरे इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो एक था नाभि विलय, जो आपके पूरे के पूरे ग्रेविटी से था। और चौथा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट था जयप्रकाश, जो आपके रिलेटेड था वेदर से, कि भाई आपकी कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए, इससे रिलेटेड था आपका जयप्रकाश। क्लियर हो गई यहां तक बात? आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट किताबों को जो सवाई जयसिंह से रिलेटेड थी। अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड तो एक इंपॉर्टेंट किताब थी जयसिंह करी का। इसके अलावा जीज मोहम्मद शाही, और सामाजिक व्यवस्था के तौर पर अगर हम देखें तो सती प्रथा पर रोक या सती प्रथा का जो विरोध है वो इन्होंने ही किया था। इनके राज्यकाल के दौरान सती प्रथा पर जो है वो पूरी तरीके से रोक लग गई थी। इनको जो उपाधि देखी गई तो देखने को मिलती है हमें राज राजेश्वर की उपाधि इनको देखी गई। और साथ साथ में इनके स्पिरिचुअल गुरु कौन थे? तो अमानी शाह जो थे वो इनके स्पिरिचुअल गुरु थे। तो इन सभी फैक्ट्स के साथ अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट राजा की तरफ चलते हैं, जो कि हैं ईश्वरी सिंह। राजा ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह से रिलेटेड सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाया जयपुर के अंदर, जिसका नाम है ईसर लाट। तो इसी फैक्ट्स के साथ अपन बात कर लेते हैं भैया ईश्वरी सिंह की। ईश्वरी सिंह से रिलेटेड इंपॉर्टेंट युद्ध, तो राजमहल का युद्ध कब होता है? 1747 के अंदर होता है, और उसके अंदर इन्हें विजय प्राप्त हो जाती है। पर बगरू युद्ध की हार को ये भुला नहीं पाते और आत्महत्या कर लेते हैं। बगरू युद्ध कब हुआ? 1748 के अंदर हुआ। जब ये ईश्वरी सिंह राजमहल का युद्ध जीतते हैं तो ये बनवाते हैं ईसर लाट, जो कि आपके स्थित है जयपुर में, और इसको सरगासूली के नाम से भी जाना जाता है। सरगासूली के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको भैया? अपने ईसर लाट को। ईश्वरी सिंह से रिलेटेड और कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इनका एक युद्ध था मानपुरा का युद्ध, जो कि हुआ था अहमद शाह अब्दाली से। तो इस फैक्ट को भी अपने को याद रखना है। मानपुरा का युद्ध किससे रिलेटेड था? अहमद शाह अब्दाली से रिलेटेड था। ईश्वरी सिंह के साथ में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट रूलर जिनका नाम है माधो सिंह।
माधो सिंह से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने एक तो काकोड़ा का युद्ध 1749 में लड़ा और साथ साथ में भटवाड़ा का युद्ध 1761 में लड़ा। माधो सिंह स्थापना करते हैं सवाई माधोपुर नगर की, कब? 1763 में। तो कछवाड़ डायनेस्टी के अगर अपन इंपॉर्टेंट नगरों की बात कर रहे हैं तो अपने को क्या याद रखना है? सबसे पहले तो दौसा, दौसा के बाद वो कैपिटल क्या हुई तो अपने को याद रख लिया कौन सी? जमवा रामगढ़। फिर 1207 में आमेर बन जाती है, 1727 में जयपुर। ये तो राजधानियों की बात हो गई। और कोई इंपॉर्टेंट नगर तो अपने को याद कर लेना है सवाई माधोपुर 1763 के अंदर। 1763 में हमें सवाई माधोपुर की स्थापना देखने को मिलती है। करने वाले व्यक्ति कौन? माधो सिंह। हो गई बात यहां तक। माधो सिंह एक इंपॉर्टेंट मंदिर का भी निर्माण करवाते हैं और मंदिर है किनका? तो भाई शीतला माता का। कहां पर? चाकसू के अंदर वो स्थित है। माधो सिंह जो है वो एक और इंपॉर्टेंट महल का निर्माण कराते हैं और उस महल का नाम है मोती डूंगरी महल, जो कि आपके स्थित है जयपुर में। जयपुर में जो कि आपके स्थित है भैया जयपुर में मोती डूंगरी महल। श्रेय किसको जाता है? माधो सिंह को। माधो सिंह से रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट्स तो हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा के तौर पे अपन बात कर लेते हैं प्रताप सिंह की। तो सवाई प्रताप सिंह के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये इतने इंपॉर्टेंट रूलर थे कि भाई जितने युद्ध हुए उससे जीते ही जीते, साथ साथ में इनको साहित्यिक रूलर के तौर पे या एक तौर पे अपने पर्सनल लेवल पर एक बड़े इंपॉर्टेंट साहित्यिक कवि भी थे। सवाई प्रताप सिंह के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उनके ऊपर चर्चा करते हुए चलते हैं। सवाई प्रताप सिंह पहली बात तो जो युद्ध लड़ा वो तुंगा का युद्ध लड़ा 1787 के अंदर। अच्छा, 1787 के साथ साथ में हमें याद रखना है कि इस रूलर में, इस युद्ध के अंदर जो है इन्होंने मराठों पे विजय प्राप्त करी। इसके अलावा और दूसरे युद्ध इनके, एक तो पाटन का युद्ध 1790 और मालपुरा का युद्ध 1800 का भी श्रेय जाता है हमारे सवाई प्रताप सिंह को। सवाई प्रताप सिंह के बारे में कहा जाता है कि भाई एक अपने आप में एक साहित्यिक रूलर थे, बड़े इंपॉर्टेंट कवि थे। इस वजह से इनको जो उपाधि मिली थी वो थी ब्रजनिधि। उपाधि जो मिली थी वो मिली थी ब्रजनिधि। और सवाई प्रताप सिंह के कार्यकाल के अंदर या राज्यकाल के दौरान एक बहुत ही बड़ा संगीत सम्मेलन हुआ था। यह ऐसा संगीत सम्मेलन था जिस दौरान जो है जितने भी इंपॉर्टेंट संगीतज्ञ थे वो सारे के सारे अटेंड करते हैं। इस पूरे के पूरे संगीत सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं बृजपाल भट्ट। और साथ साथ में इस संगीत सम्मेलन के दौरान एक काव्य रचना की जाती है, एक संगीत की साहित्यिक किताब की रचना की जाती है, एक संगीत की किताब की रचना की जाती है। और उस संगीत की किताब का नाम था भैया राधा गोविंद संगीत सार। राधा गोविंद संगीत सार। आगे बढ़ते हैं और अपन नेक्स्ट चीज के बारे में चलते हैं कि इनके संगीत गुरु कौन थे। तो इनके संगीत गुरु के नाम पे हमें नाम याद रखना है चांद खां का, जिनको उपाधि अगर हम देखें तो वो है बुद्ध प्रकाश। बुद्ध प्रकाश जो है वो इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट उपाधि है। अब और क्या क्या चीजें हमारे सवाई प्रताप सिंह से रिलेटेड, तो हम ये देखते हैं कि इनके दौरान हमें देखने को मिलता है गंधर्व बाईसी। गंधर्व बाईसी क्या था? इनके 22 सलाहकारों का समूह, 22 सलाहकारों का समूह, 22 इंटेलेक्चुअल्स का समूह। अब अगर हम बात करें कि जिस तरीके से अकबर के नवरत्न थे, उसी तरीके से प्रताप सिंह के 22 इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल जो एडवाइजर्स थे उनके समूह को कहा जाता था आपके गंधर्व बाईसी। इन्होंने इंपॉर्टेंट तौर पे निर्माण कराया किसका? हवा महल का, जो कि इसके आर्किटेक्ट कौन थे? तो भैया लालचंद का नाम अपने याद रखना है। लालचंद का नाम अपने याद रखना है सवाई प्रताप सिंह से रिलेटेड। सवाई प्रताप सिंह के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा की तरफ चलते हैं जो कि है जगत सिंह। तो जगत सिंह से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपने को याद रखने। एक तो अंग्रेजों के साथ जो सहायक संधि हुई थी उस दौरान जयपुर के राजा थे कौन? तो जगत सिंह। और दूसरी इनकी एक प्रेमिका थी जो बड़ी फेमस हुई थी जिसका नाम था रस कपूर। कपूर का मतलब है कैम्फर, कैम्फर की वजह से कपूर, कपूर इनका सरनेम नहीं है। रस कपूर जो थी वो इनके जितने भी राज्यकार होते थे उनमें हस्तक्षेप करती थी। तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट याद रखना है कि इनके दौरान जो सहायक संधि हुई वो 1818 की, और साथ साथ में इनकी प्रेमिका थी जिसका नाम था रस कपूर, जो शासन कार्यों में हस्तक्षेप करती थी। तो ये फैक्ट भी अपन को याद करना है सवाई जगत सिंह से रिलेटेड। जगत सिंह के बाद चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा की तरफ, और ऐसे राजा जिन्होंने पूरे के पूरे जयपुर को गुलाबी नगर के अंदर जो है वो तब्दील कर दिया था, गुलाबी रंग में रंगवा दिया था। तो बात करें भैया अपने राजा जिनका नाम है सवाई राम सिंह द्वितीय। सवाई राम सिंह के द्वितीय के बारे में पहला फैक्ट तो ये कि इनके संरक्षण एवं प्रशासक कौन थे? तो जॉन लुडलो थे। इन्होंने सामाजिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो हमारी सामाजिक कुरीतियां हैं वो इनके राज्यकाल के दौरान ठीक हुई थी। कौन कौन सी? एक तो समाधि एवं कन्यावध प्रतिबंध था, वो बंद हो गया था। सती प्रथा पर भी पूर्णतः रोक लग गई थी। और मानव व्यापार जो था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो था, वो भी पूरी तरीके से इनके समय पर खत्म हो गया था। तो भाई राजाओं के दौरान अब हम देखते हैं जब युद्ध से फ्री हुए तब सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने में लगे, और साथ साथ में देखते हैं कि इसी टाइम पर हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट।
क्या स्ट्रक्चर डेवलपमेंट? इनके दौरान हमें देखने को मिलता है क्या? अल्बर्ट म्यूजियम देखने को मिलता है 1876 का। साथ साथ में जयपुर का रामनिवास बाग भी इन्होंने बनाया और मदरसा ए हुनरी भी इनके दौरान ही हमें देखने को मिलते हैं। सवाई राम सिंह के समय में, या हम बात करें राम सिंह द्वितीय की बात करें, तो इनके दौरान हमें स्थापना देखने को मिलती है महाराजा कॉलेज और साथ साथ में संस्कृत स्कूल की। और इन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स एल्बर्ट के कहने पर जो है, या कहने पर क्या, उनके इनविटेशन पे जब एल्बर्ट जो है जयपुर आते हैं, उनको खुश करने के लिए पूरे के पूरे जयपुर को जो है वो गुलाबी नगर के अंदर, गुलाबी रंग के अंदर जो है वो रंग दिया था। तो ये कह सकते हैं कि गुलाबी रंग रोगन कर दिया था इन्होंने, किसका? जयपुर का पूरी तरीके से। किसके आने पर? तो प्रिंस एल्बर्ट, जो प्रिंस ऑफ वेल्स के तौर पर भी जाने जाते हैं। राम सिंह के बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा, जो कि है माधो सिंह द्वितीय। माधो सिंह के बारे में एक तो चीज देखी थी कि सवाई माधोपुर उन्होंने बसाया था पहले वाले। अब हम बात करें माधो सिंह द्वितीय की। माधो सिंह द्वितीय से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है कि इन्होंने नाहरगढ़ के अंदर अपनी 9 रानियों के लिए या अपनी 9 पासवान महिलाओं के लिए एक जैसे महल बनवाए थे माधो सिंह द्वितीय ने। तो उपाधि कौन सी थी इनकी? बब्बर शेप। निर्माण इन्होंने करवाया नाहरगढ़ में 9 पासवान महलों का और साथ साथ में सिटी पैलेस के अंदर मुबारक महल भी इन्होंने बनवाया था। इनका योगदान बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि बीएचयू के निर्माण यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के दौरान इन्होंने बड़ी आर्थिक मदद करी थी माधो सिंह द्वितीय से। और इन्हीं के समय में ही हमें देखने को मिलता है राजस्थान का पहला डाक टिकट और पोस्ट कार्ड व्यवस्था भी इनके समय पर ही लागू करी गई थी। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट राजा थे हमारे कछवाहा डायनेस्टी के। अपन ने सारे के सारे कवर कर ली। अब अगर कोई फैक्ट भी रह जाता है तो अपन जितने भी क्वेश्चन सीरीज करेंगे उसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड करते हुए चलेंगे। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। हमारे साथ बने रहें और मिशन ज्ञान के इस परिवार को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें। थैंक यू।